एवरीवन, वेलकम टू रेप्लिका वर्ल्ड। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी और इस लेक्चर में हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। तो आज के इस लेक्चर में हम ये वाले पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हम जानेंगे लाइफ स्पैन के बारे में। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, उसके क्या फीचर्स होते हैं, क्या फंक्शंस होते हैं और क्या टाइप्स होते हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं लाइफ स्पैन से। अब लाइफ स्पैन क्या होता है? जब कोई ऑर्गेनिज्म यानी जीव जन्म लेता है और जब वो मर जाता है, मैं बात कर रही हूँ नेचुरल डेथ की, यानी उसके बर्थ से लेके उसके नेचुरल डेथ के बीच का जो टाइम होता है उसको बोला जाता है लाइफ स्पैन। अब लाइफ स्पैन जो है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म की शेप पे या साइज पे डिपेंड नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि जिन ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ स्पैन बहुत ज्यादा होता है तो या तो उनका साइज और ऑर्गेनिज्म से छोटा होता है या बड़ा होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। कई बार ऐसा होता है कि ऑर्गेनिज्म सेम साइज के होते हैं पर उनके लाइफ स्पैन में बहुत ज्यादा अंतर होता है। फॉर एग्जाम्पल, क्रो और पैरट बिल्कुल एक साइज के होते हैं पर उनका लाइफ स्पैन बहुत ज्यादा डिफर करता है। जो क्रो होता है वो सिर्फ 15 सालों तक जी सकता है और जो पैरट होता है वो 140 सालों तक जीता है। उसी तरीके से मैंगो ट्री और पीपल ट्री है तो दोनों ट्रीज ही, पर जो मैंगो ट्री होता है वो 200 सालों तक जिंदा रह सकता है और जो पीपल ट्री होता है वो 2500 सालों तक जिंदा रह सकता है। तो ये बहुत ज्यादा डिफरेंस है लाइफ स्पैन में। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि है रिप्रोडक्शन की रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो हम बात कर रहे थे कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव्स बर्थ टू अ न्यू ऑर्गेनिज्म विच इज मोर और लेस सिमिलर टू द पेरेंट। यानी कि रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जहां पर एक ऑर्गेनिज्म एक नए ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है और जो ये नया ऑर्गेनिज्म होता है ये या तो पूरी तरीके से इस पेरेंट से सिमिलर हो सकता है या थोड़ा बहुत इससे मिल सकता है। ठीक है, और वो कैसे होता है ये हम आगे पढ़ेंगे और ये स्टेटमेंट आगे जस्टिफाई होगी। ठीक है, तो आप ये चीज तो समझिए कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। अब जैसे कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, मान लीजिए कोई ह्यूमन बीइंग ही है, ठीक है, तो वो क्या करता है, अपने जैसे ऑर्गेनिज्म को जन्म दे सकता है। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? रिप्रोडक्शन बोला जाता है। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। इट इज एज सिंपल एज दैट। तो अब हम बात करते हैं कि रिप्रोडक्शन के क्या फीचर्स होते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शन में क्या क्या चीजें होती हैं, यहाँ पे हम शॉर्ट में बात करने वाले हैं। जब हम रिप्रोडक्शन को डिटेल में पढ़ेंगे, वेदर इट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो आपको सारी चीजें समझ में आती चली जाएंगी। तो चलिए अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन के फीचर्स के बारे में। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है डीएनए रेप्लिकेशन। अब डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब होता है एक तरीके से डीएनए का मल्टीप्लीकेशन होना। अब इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो पेरेंट है इसको एक नए ऑर्गेनिज्म को जन्म देना है। तो मान लीजिए ये है पेरेंट, ठीक है, और ये जिस नए ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है उसको बोलते हैं ऑफस्प्रिंग। तो ये जो पेरेंट है इसको नए ऑर्गेनिज्म को बनाना है, तो इसमें जो सारी चीजें हैं वो इस वाले ऑर्गेनिज्म में भी होनी चाहिए। और डीएनए तो हमारा जेनेटिक मटेरियल, ये तो होना ही चाहिए और एक ऑर्गेनिज्म में, तो इसलिए इसका डीएनए इसमें पहुंचना चाहिए। तो उसके लिए जरूरी है कि इसके डीएनए का मल्टीप्लीकेशन हो। तो सबसे पहले इसके डीएनए का मल्टीप्लीकेशन होगा और वो इसमें पहुंचेगा। और अभी मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है, क्या क्या प्रोसेसेस होती है, ये तो हम आगे पढ़ने ही वाले हैं। तो मेन पॉइंट ये है कि डीएनए रेप्लिकेशन होता है और फिर जो डीएनए होता है वो ऑफस्प्रिंग को मिल जाता है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। अब मैंने आपको बोला था कि इस पेरेंट में जो जो भी चीजें होंगी वो ऑफस्प्रिंग में भी जाएंगी। तो डीएनए के साथ साथ सेल में बहुत सारे बायोमोलिक्यूल्स भी तो होते हैं ना, जैसे कि प्रोटीन्स, आरएनए, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो वो सब चीजें भी ऑफस्प्रिंग को मिलनी चाहिए, तो इसलिए उनका भी मल्टीप्लीकेशन होता है। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, जो कि है फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव यूनिट्स। अब जब रिप्रोडक्शन होता है तो रिप्रोडक्शन में कुछ रिप्रोडक्टिव यूनिट्स बनती हैं। जैसे अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो रिप्रोडक्टिव यूनिट यहाँ पे क्या है? गैमेट। तो गैमेट्स यहाँ पे रिप्रोडक्टिव यूनिट्स हैं। तो इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो चाहे कोई भी रिप्रोडक्शन हो, तो वहां पे रिप्रोडक्टिव यूनिट्स बनती है, यानी जिनसे रिप्रोडक्शन होगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, ग्रोथ एंड डिविजन ऑफ सेल्स। अब क्या होता है रिप्रोडक्शन में, ये बहुत जरूरी है कि जो सेल है उनकी ग्रोथ हो, उनका डिविजन हो। अगर हम बात करें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एक टाइप में क्या होता है कि एक सेल होता है जो कि दो डॉटर सेल में स्प्लिट हो जाता है, यानी एक ही सेल दो नए सेल्स बना लेता है
और उनमें रिप्रोडक्शन का मतलब यही होता है कि एक सेल दो या दो से ज्यादा सेल्स बनाता है, ठीक है। तो इस सेल को अगर दो सेल्स बनाने हैं तो इसको ग्रो करना पड़ेगा और फिर डिवाइड करना पड़ेगा। तो सिंपल मतलब यही है कि रिप्रोडक्शन में ग्रोथ एंड डिवीजन ऑफ सेल होते हैं। अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट में आप देखते हैं क्या होता है, गैमेट्स बनते हैं। तो गैमेट्स बनने के लिए भी तो सेल्स की ग्रोथ और डिवीजन होनी चाहिए। गैमेट बनने के लिए मियोसिस होती है, यानी रिडक्शन डिवीजन होता है। तो यहाँ पे भी डिवीजन की जरूरत है। बाद में फिर जब जाइगोट बन जाता है, जिससे एम्ब्रियो और नया इंडिविजुअल बनता है, तो जाइगोट के बाद जब एम्ब्रियो बनता है वो भी तो डिवीजन होकर बनता है और एम्ब्रियो में भी फिर डिविजन्स होते हैं। तो कहने का मतलब ये रिप्रोडक्शन में ग्रोथ एंड डिवीजन ऑफ सेल्स होता है। फिर आता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल। अब ये तो हमें पता ही है कि प्रोडक्शन का अल्टीमेट रिजल्ट क्या होता है, एक नया इंडिविजुअल बनता है। अब हम बात करने वाले हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, जो कि है फंक्शंस, यानी रिप्रोडक्शन के क्या फंक्शंस हैं या क्या नीड है, क्या जरूरत है रिप्रोडक्शन की, वो हम पढ़ने वाले हैं। तो हम बात कर रहे थे रिप्रोडक्शन के फंक्शंस के बारे में, यानी रिप्रोडक्शन की जरूरत क्या है। तो पहला पॉइंट है कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज, यानी अगर रिप्रोडक्शन होगा तो स्पीशीज इस अर्थ पे कंटिन्यू रहेंगी। कहने का मतलब ये है, मान लीजिए अगर ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्शन करना बंद कर दे, नए ऑर्गेनिज्म को पैदा करना बंद कर दे, तो क्या होगा, जैसे ही ये पुराने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये मर जाएंगे, तो जो स्पीशीज है वो एक्सटिंक्ट हो जाएगी अर्थ से, यानी कि उस स्पीशीज का एक भी इंडिविजुअल नहीं बचेगा। इसलिए उस स्पीशीज के सर्वाइवल के लिए जरूरी है कि वो नए नए ऑर्गेनिज्म को जन्म देते रहे, यानी रिप्रोड्यूस करते रहे। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है रिप्लेसमेंट। अब क्योंकि मैंने आपको बताया कि रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कि जो पुराने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं वो नए ऑर्गेनिज्म को जन्म देते हैं। फिर जैसे ही पुराने वाले ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं तो नए वाले ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं ना पॉपुलेशन में, तो क्या होता है, पॉपुलेशन में एक रिप्लेसमेंट रहता है। तो सेकंड पॉइंट भी जस्टिफाइड है कि रिप्रोडक्शन हेल्प्स इन रिप्लेसमेंट इन दी पॉपुलेशन। थर्ड पॉइंट आता है लाइफ। अगर रिप्रोडक्शन होगा तभी तो अर्थ पे लाइफ रहेगी। ये पॉइंट बिल्कुल फर्स्ट पॉइंट से रिलेट करता है कि अगर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे, अगर वो नए ऑर्गेनिज्म को जन्म नहीं देंगे, तो इस अर्थ पे लाइफ नहीं रहेगी। तो कहने का मतलब ये है रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर लाइफ। सो फंक्शन क्या है रिप्रोडक्शन का यहाँ पे, कि लाइफ के लिए जरूरी है रिप्रोडक्शन। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है वेरिएशन। अब वेरिएशन को समझने के लिए आपको थोड़ा सा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पता होना चाहिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, दो पेरेंट्स होते हैं और वो मिलके एक नया इंडिविजुअल बनाते हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस आते हैं। कैसे आते हैं, मान लीजिए कि दो पेरेंट्स हैं, ये दो पेरेंट्स हैं, ठीक है। अब क्या होता है, रिप्रोडक्शन के दौरान इस वाले इंडिविजुअल से, यानी इस वाले पेरेंट से भी डीएनए आता है और इस वाले पेरेंट से भी डीएनए आता है और वो एक नए ऑर्गेनिज्म को बनाता है। तो नए ऑर्गेनिज्म के अंदर ये डीएनए आ जाते हैं। तो क्या होता है कि जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है। मैं हर केस में बात नहीं कर रही हूँ, पर जनरली सेमी कंजर्वेटिव होता है जब हम बात करते हैं हाई ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है, यानी एक स्ट्रैंड इस वाले पेरेंट से आएगा और एक स्ट्रैंड इस वाले पेरेंट से आएगा, और जो नया इंडिविजुअल बनेगा उसके अंदर इन दोनों पेरेंट के स्ट्रैंड तो होंगे, साथ में उसके अपने खुद के भी स्ट्रैंड्स होंगे। तो इससे क्या होता है, वो जो नया इंडिविजुअल है उसमें कुछ चेंज आएगा पुराने वाले ऑर्गेनिज्म से, ठीक है। तो क्या होता है, वेरिएशन आते हैं। वेरिएशन यानी कि पॉपुलेशन में जनरेशन टू जनरेशन कुछ चेंजेस आते हैं। कुछ ऐसी प्रोटीन्स होंगी या कुछ ऐसी चीजें होंगी जो कि पेरेंट्स के अंदर होंगी पर जो नया ऑर्गेनिज्म बना है उसके अंदर नहीं होंगी, और जैसे जैसे वो आगे जनरेशन बढ़ती जाएगी तो वो चीज बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, या हो सकता है कोई नया फीचर ही आ जाए। तो ये जो चेंजेस होते रहते हैं जनरेशन आफ्टर जनरेशन, इनको वेरिएशन बोला जाता है। तो रिप्रोडक्शन वेरिएशन के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि इवोल्यूशन। अब वेरिएशन और इवोल्यूशन में बहुत थिन लाइन है, यानी कि वेरिएशन की वजह से इवोल्यूशन होता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वेरिएशन क्या है, चेंजेस जो आते हैं, ठीक है, और इवोल्यूशन क्या है, इन चेंजेस की वजह से जब ये चेंजेस एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, तो एक नया फीचर आता है या फिर कोई पुराना फीचर बिल्कुल पूरी तरीके से पॉपुलेशन से चला जाता है, तो उसको बोला जाता है इवोल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट नो आपने ये चीज पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, जो हम डार्विनिज्म पढ़ते हैं, लेमार्किज्म पढ़ते हैं, तो उसमें इन चीजों का जिक्र है। जैसे कि लेमार्किज्म में क्या चीज बताई गई है, जिराफ होता है, उसकी गर्दन हमेशा से इतनी लंबी नहीं थी। लेमार्क का कहना ये था कि ये ऑर्गेनिज्म भी बिल्कुल ऐसे होते थे जैसे कि शीप और गोट होती है, यानी कि बकरियां होती हैं, उसी तरीके से होते थे ये। पर ये जो ऑर्गेनिज्म थे ये वेजिटेरियन थे और ये सिर्फ प्लांट्स ही खाते थे और उन पर ही जिंदा रहते थे, घास या पेड़ पौधे खाते थे।
तो फिर क्या हुआ, धीरे धीरे क्योंकि इनकी पॉपुलेशन बढ़ती चली गई तो जो नीचे के स्तर की घास थी वो सारी खत्म हो गई। तो फिर इनको क्या करना पड़ता था, स्ट्रगल करना पड़ता था सर्वाइव करने के लिए, और इनको अपनी गर्दन ऊंची करके खाना पड़ता था। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे क्योंकि जो खाने की लेयर थी या जो प्लांट्स थे वो ऊपर लेवल तक आते चले गए, यानी जो नीचे लेवल वाले प्लांट थे वो सारे खत्म हो गए थे, तो अब इनको ऊपर वाले प्लांट्स को खाना पड़ता था। उसके लिए जरूरी था कि जो इनकी गर्दन हो वो लंबी हो। फिर जनरेशन टू जनरेशन ऐसी नीड हो गई और ऐसे जेनेटिक चेंजेस आ गए जिनसे जनरेशन आफ्टर जनरेशन इनकी गर्दन थोड़ी थोड़ी लंबी होती चली गई और फाइनली एक जिराफ बन गए, यानी कि जिराफ की गर्दन इतनी लंबी हो गई। ऐसा लेमार्क ने प्रपोज किया था, ऐसा लेमार्क ने बोला था। तो ये क्या हुआ था, ये जो धीरे धीरे चेंजेस हुए इनको बोला जाता है वेरिएशन, और जो फाइनल जो आउटपुट आया वो हुआ इवोल्यूशन, है ना। एक नई स्पीशीज इवॉल्व हो गई जिसकी गर्दन इतनी ज्यादा लंबी है, ठीक है। तो इवोल्यूशन भी आप समझ गए, तो रिप्रोडक्शन से इवोल्यूशन भी होता है। अब लास्ट पॉइंट आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉपुलेशन। अब रिप्रोडक्शन होगा तो रिप्रोडक्शन की वजह से जो पॉपुलेशन है उसमें ओल्ड इंडिविजुअल भी होंगे, उसमें मिडिल एज इंडिविजुअल भी होंगे, उसमें यंग इंडिविजुअल्स भी होंगे। तो इससे क्या होता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल पॉपुलेशन में होते हैं, तो पॉपुलेशन में एक ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो ये तो बात हुई फंक्शंस ऑफ रिप्रोडक्शन की। अब हम बात करते हैं अपने लास्ट पॉइंट के बारे में आज के लेक्चर के लिए, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन के। रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स के होते हैं, तो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में। रिप्रोडक्शन दो टाइप के होते हैं, एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेन आइडिया क्या होता है, इसका मेन आइडिया समझने के लिए हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप होता है फिजन। फिजन का मतलब होता है किसी भी चीज का टूटना। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो फिजन होता है उसकी हेल्प से मैं आपको बताऊंगी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि एक सेल होता है, ठीक है, और वो नए सेल्स में टूट जाता है। इस सेल को बोला जाता है पेरेंट सेल और इनको बोला जाता है डॉटर सेल्स, ठीक है। तो मेन आइडिया ये है, अगर मैं आपको फिजन समझाना चाहूं जो कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप होता है, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि एक सेल होता है जो कि डॉटर सेल्स में स्प्लिट हो जाता है। अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बहुत सारे टाइप होते हैं, पर मेन आइडिया ये है कि यहाँ पर एक ही पेरेंट की जरूरत होती है। तो पहला पॉइंट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है कि ये यूनिपेरेंटल होता है। सो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज यूनिपेरेंटल, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहला ही पॉइंट ये है कि दिस इज बाय पेरेंटल। यहाँ पे हमें दो पेरेंट्स की जरूरत होती है, बाय पेरेंटल। अब इसका मेन आइडिया क्या है, मेन आइडिया ये है कि यहाँ पे दो इंडिविजुअल्स होते हैं। जरूरी नहीं है कि वो इंडिविजुअल्स ह्यूमंस हो, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में होता है। तो इसलिए यहाँ पे दो पेरेंट्स की जरूरत होती है और यहाँ पे फिर ये दोनों पेरेंट्स मिलके एक नया इंडिविजुअल बनाते हैं। सो दिस इज बायपेरेंटल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बायपेरेंटल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज यूनिपेरेंटल। नेक्स्ट आता है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई गैमेट्स नहीं बनते हैं, नो गैमेट फॉर्मेशन। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें गैमेट्स बनते हैं। So there is no gamete formation in asexual reproduction and there is sexual reproduction in which gamete formation takes place. Gamete के बिना तो sexual reproduction होता ही नहीं है, तो यहाँ पे sexual reproduction में gametes बनते हैं। asexual reproduction में gamete का fusion नहीं होता है। अरे भाई जब gamete ही नहीं बन रहा है तो fuse क्या होगा, इसलिए no fusion। तो यहाँ पे होगा there is no fusion and in sexual reproduction there is fusion of gametes। तो कहने का मतलब ये है कि जो जो चीजें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होती हैं वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं होती, ठीक है। और इसका नाम ही है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो चीजें होती हैं वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं होती हैं, ठीक है। अब और भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। जैसे कि यहाँ पे जो डिवीजन होता है वो होता है माइटोसिस, ठीक है। माइटोसिस डिवीजन होता है यहाँ पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। और अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो यहाँ पे दोनों तरीके के डिवीजन होते हैं, मियोसिस एज वेल एज माइटोसिस। तो यहाँ पे दोनों चीजें होती हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस। अब माइटोसिस एंड मियोसिस क्या होता है ये आप 11th में पढ़ के आ चुके हैं। तो माइटोसिस एंड मियोसिस होता है। और भी बहुत सारे पॉइंट हैं असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के,
पर आज के लेक्चर के लिए आपको जरूरी है सिर्फ ये बात समझना कि मेन आइडिया क्या है असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक पेरेंट की जरूरत होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट की जरूरत होती है। इसमें गैमेट्स नहीं बनते हैं, इसमें गैमेट्स बनते हैं। इसमें कोई फ्यूजन नहीं, इसमें फ्यूजन, इसमें माइटोसिस और इसमें माइटोसिस एंड मियोसिस दोनों होती है। बाकी जो भी डिफरेंसेस है वो हम तब पढ़ेंगे जब हम इन दोनों के बारे में जान जाएंगे। इस लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, उसके क्या टाइप्स होते हैं सब कुछ हम डिटेल में पढ़ेंगे। और उसके बाद हम पढ़ेंगे फर्दर लेक्चर्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, और एंड में इस चैप्टर के हम डिफरेंशिएट करेंगे असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।